और बुलेटिन में अब बात नए सिस्टम की सितम की करेंगे। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। राजस्थान के 4 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं 10 जिलों में ऑरेंज और 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद हालात बाढ़ जैसे हो चुके हैं और लोगों को जीना मुश्किल लग रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। चार जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आना सागर फाय सागर झील ओवरफ्लो। पार्वती डैम के अब तक 10 गेट खोले। बारिश के बाद बाढ़ और तबाही। प्रदेश में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। मानसून की बेरुखी के बाद चित्तौड़गढ़ में जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद धार्मिक स्थलों पर प्राकृतिक झरनों में पानी का बहाव जोरदार हो गया। तो वहीं कोटा में एमपी से सटे इलाकों तक में रुक रुक कर बारिश का दौर भी जारी रहा। खातौली के पार्वती पुल पर पानी आने के बाद राजस्थान और एमपी का संपर्क फिर से कट गया। स्टेट हाईवे 70 पर कोटा श्योपुर मार्ग रुक गया, तो वहीं बारिश के चलते कोटा बैराज के 2 गेट को खोलकर 7000 से अधिक पानी की निकासी की जा रही। अजमेर में लगातार हो रही बारिश के बाद निचले इलाकों में जल भराव के साथ साथ आना सागर झील भी ओवरफ्लो हो गई। झील का पानी एक सप्ताह में दूसरी बार गौरव पथ पर आ गया है, जिसके कारण आने जाने में समस्या बनी हुई है। तो वहीं बरसात का पानी से राबडिया मोहल्ला नगरा अलवर गेट सागर विहार सहित कई कॉलोनियों में पानी भर गया। कई मकानों में बारिश के कारण 2 से 3 फीट का पानी भर गया। हो गया, देख करौली में भारी बारिश के बाद जलभराव हो गया। जलभराव के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया। अधिक बारिश होने के कारण जलस्तर बढ़ने से एक बार फिर आवागमन ठप होने की आशंका है। बारिश के कारण रणगमा तालाब का जलस्तर करीब 1.5 फीट बढ़ गया। वहीं करौली और धौलपुर जिले के डांग क्षेत्र से पानी की आवक अधिक होने के कारण सिंचाई विभाग ने पार्वती बांध के 10 गेट खोलकर 17,060 क्यूसेक पानी पार्वती नदी में रिलीज किया है, जिसके बाद से प्रशासन ने तटवर्ती गांव में अलर्ट जारी किया। जरूरत पड़ने पर और अधिक गेट खोले जा सकते हैं। सिंचाई विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। वहीं बात दौसा की करें तो दौसा में करीब 6 इंच बारिश होने से घरों में पानी भर गया। यहां तक कि रेल लाइन तक भी पानी पहुंच गया। दौसा जिला मुख्यालय के आसपास के बांधों में भी पानी पहुंच चुका है। फिलहाल बारिश के बाद बाढ़ को लेकर अलग अलग टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। तो वहीं विभाग ने 27 अगस्त से मानसून एक बार फिर से ब्रेक लगने की संभावना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 राजस्थान। बुलेटिन में अब बात पर्यटन को लगे पंख की करेंगे। आगामी महीने में पर्यटन सीजन की शुरुआत होने जा रही है। राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटन सीजन की तैयारियों को लेकर नए कलेवर में करने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें नए मेले और त्योहार भी पर्यटन कैलेंडर में जोड़ने की तैयारी है। इसके साथ ही
रिलीजियस और डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर विभाग खासा फोकस्ड है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में अब साल भर पर्यटन की बहार देखने को मिल रही है। यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत देश ही नहीं विदेशी पर्यटकों को भी लुभा रहा है। कोरोना के बाद प्रदेश के पर्यटन व्यवसाय में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। आमतौर पर राजस्थान में मई से अगस्त के 4 महीने को पर्यटन के लिहाज से ऑफ सीजन माना जाता है, लेकिन इस बार यह मिथक भी टूट गया है। इन 4 महीनों में भी प्रदेश में करीब 3 करोड़ पर्यटक आए। इसमें साबित हो गया कि प्रदेश को अब नो ऑफ सीजन के बजाय ऑल सीजन टूरिज्म सीजन कहा जाए तो बेहतर होगा। जहां 2022 में राजस्थान में 10 करोड़ 83 लाख देसी पर्यटक आए, वहीं 2023 में इनकी संख्या में लगभग 8 करोड़ का इजाफा हो गया, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 65% ज्यादा है। सितंबर मंथ में एक तो वर्ल्ड टूरिज्म डे आप देखेंगे अपना होता ही है, साथ ही पहले जो एक भ्रांति थी कि सब अक्टूबर टू मार्च ही राजस्थान में टूरिस्ट आता है, वो धीरे धीरे मंथ आपके एक्सटेंड होते गए और आप देखें अराउंड द ईयर हमारे यहाँ टूरिस्ट रहता है। वीकेंड्स पे अभी रिसेंटली जो पिछला वीकेंड गया है 15 अगस्त से लेकर राखी तक का टाइम, उस वक्त जयपुर में यह हालत है कि आपको रूम नहीं मिलेगा। तो आजकल अराउंड द ईयर ट्रैफिक है। अब नया पर्यटन सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में बहुत से मेले उत्सव आयोजित होंगे, पर्यटन के बड़े बड़े इवेंट होंगे। दीपावली, क्रिसमस और न्यू ईयर जैसे मेगा इवेंट भी आयोजित होंगे। तो वहीं 4 सितंबर से पैलेस ऑन व्हील्स का संचालन शुरू हो जाएगा। इसलिए माना जा रहा है कि ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए अगले 6 महीने बिजी रखने वाले और मोटा राजस्व देने वाले होंगे। अगस्त भी अच्छा रहा, सितंबर भी हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा रहेगा। हमारी कोशिश है कि जो टूरिस्ट आए उसको एक हैसल फ्री घूम सके। गाइड्स हैं या ट्रैवल एजेंट्स हैं, वो सभी इस चीज़ से अवेयर हैं। डिपार्टमेंट भी इनसे बराबर इंटरेक्ट करता रहता है और हम सब ट्रैवल ट्रेड के लोग मिलकर यही प्रयास रहता है हमारा कि राजस्थान में अगर कोई टूरिस्ट आ रहा है तो एक अच्छी छवि लेके जाए। बता दें कि पर्यटन विभाग की तरफ से पहली बार आईफा अवार्ड आयोजित किया जा रहा है। साथ ही मीरा महोत्सव को भी नया रूप देने की कवायद चल रही है। पर्यटन विभाग नई पर्यटन साइट्स एक्सप्लोर कर इवेंट्स का पूरा कैलेंडर तैयार किया है। इस बार उम्मीद है कि राजस्थान पर्यटन नए रिकॉर्ड्स बनाएगा। साथ ही वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर भी सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात भगवान श्री कृष्ण के महिमा की, जिनकी महिमा अपरंपार है। उन्हें 16 कलाओं से संपूर्ण माना जाता है। जन्माष्टमी के मौके पर हम आपको भगवान श्री कृष्ण के 3 मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं। कहा जाता है कि अगर एक साथ इन तीनों मंदिरों के दर्शन किए जाए तो भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण दर्शन होते हैं। करौली का मदन मोहन और जयपुर के गोविंद देव जी और गोपीनाथ मंदिर के दर्शन जो भी भक्त एक साथ करता है, माना जाता है कि उसने भगवान कृष्ण के संपूर्ण दर्शन कर लिए, क्योंकि इन तीनों मंदिरों में नंदलाल की अलग अलग छवि बसी हुई है। जन्माष्टमी के मौके पर भक्त भारी संख्या में इन तीनों मंदिरों में दर्शन के लिए आते हैं और ऐसी मान्यता है कि एक साथ दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हजारों श्रद्धालु एक दिन में सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी के दर्शन के लिए आते हैं। तीनों विग्रह एक ही है। इनकी माँ, इनकी दादी ने पद्मनाभ जी से कहा कि मुझे एक ऐसी मूर्ति बनवाओ जिससे क्या कि मुझे संपूर्ण कृष्ण के दर्शन हो जाएं। तो जैसे ही उन्होंने पहले गोविंद देव जी की मूर्ति बनाई तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें क्या है, इनका केवल मुझे बुखार में दिख रहा है। फिर उन्होंने कहा कि गोपीनाथ जी की मूर्ति करने के ये मेरा वक्षस्थल है इनका। और जब मदन मोहन जी की मूर्ति बन गई तो मदन मोहन जी की मूर्ति पर उन्होंने देखा कि उनकी चरणारविंद जैसे भगवान कृष्ण के थे वैसे चरणारविंद उनके है। तो उन्होंने देखा कि संपूर्ण कृष्ण की अगर दर्शन करने हो तो गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी के दर्शन करके आदमी को सारी संतुष्टि प्राप्त हो जाती है।
माना जाता है कि इन तीनों प्रतिमाओं का निर्माण एक ही पत्थर से हुआ, लेकिन तीनों ही प्रतिमाओं में भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण छवि नहीं मिलती है। इसलिए संपूर्ण छवि देखने के लिए गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन मंदिर में एक साथ दर्शन करने होते हैं। ऐसा माना जाता है कि करौली स्थित भगवान मदन मोहन की प्रतिमा के दर्शन करने भगवान कृष्ण के चरणों के दर्शन होते हैं। जयपुर के गोपीनाथ मंदिर के दर्शन करने से श्री कृष्ण के वक्ष स्थल के दर्शन होते हैं। वहीं गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन करने से भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु के दर्शन होते हैं। इसलिए इन तीनों प्रतिमाओं के दर्शन को संपूर्ण श्री कृष्ण के दर्शन माना जाता है। भगवान मदन मोहन को लेकर के ये मान्यता है कि ये कृष्ण जो है मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी, ये तीनों विग्रह एक ही हैं। पद्मनाभ जी ने इन विग्रहों का निर्माण किया था, तो उन्होंने जब बनाया, मदन मोहन जी को बनाया, तो उनके चरण चिन्ह कृष्ण भगवान के जैसे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए व्यक्ति विशेष। नमस्कार।